आज एक विषय है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वर्तमान जो रसायन आधारित और मैकेनाइज्ड कृषि है उसकी वजह से मानव का भविष्य अंधकार में दिखता है। फसलों की लागत बढ़ गई, भूमि की उर्वरता कम हो गई, भूगर्भ जल का दोहन बहुत अधिक हो चुका, बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने के कगार पर है और रसायन मिला भोजन खाकर के मनुष्य अस्पतालों की शरण में है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सनातन संस्कृति या सनातन कृषि संस्कृति या भारतीय कृषि परंपरा को आत्मसात करें, उसको समझने का प्रयास करें। आज की तारीख में अगर अपने देश की प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता पर नजर डालें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि इतनी बड़ी आबादी को लेकर के अब हम बहुत लंबा जीवन नहीं जी पाएंगे। मेरे पास पीने के पानी की समस्या है, शुद्ध ऑक्सीजन की समस्या है और भोजन की भी समस्या है। भोजन तो है लेकिन भोजन में जहर बहुत ज़्यादा है। इन सब बातों को लेकर के भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की एक बात चली है, लेकिन ये बात अभी अधूरी है। मैं जब सुनता हूँ भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में लोग क्या कर रहे हैं तो लगता है कि अभी भी हम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की समग्रता को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है उसका मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी मनुष्य का एक ही धर्म है कि इस भूमंडल पर पाई जाने वाली 84 लाख योनियों की 84 लाख योनियों के सुख और स्वास्थ्य की कामना करें। इसी के साथ प्रकृति की जड़ जगत की इकाइयों के भी को भी ठीक बनाए रखने का प्रयास करें। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का जो मूल मंत्र है वो यही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब इसको करना कैसे? तो इसके 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र यह है कि भूमि मेरी माँ है, उसकी उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। जब हम भूमि की बात करते हैं तो भूमि में जो भूमि के जैविक गुण हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं भूमि मेरी माँ है, माँ जिंदा है। जिंदा क्यों है? अगर इस पर निगाह डालेंगे तो पाएंगे कि धरती माता के अंदर अनेकानेक जीव एवं सूक्ष्म जीव विचरण करते हैं। अनेकों प्रजातियों के जीव एवं सूक्ष्म जीव इस धरती की सुंदरता को, इस धरती की जीवंतता को बनाए रखने में मदद करते हैं। जाने अनजाने पिछले 40, 50, 60 सालों से मैं इस ज़मीन पर ऐसे खतरनाक रसायन डालता चला जा रहा हूँ कि ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो चुके हैं। तो हम रसायनों को डालना बंद करें और भूमि में जो जीव नष्ट हो चुके हैं उनकी पुनर्स्थापना की बात सोचें। जब हम सूक्ष्म जीवों की पुनर्स्थापना की बात पर आते हैं तो फिर मुझे याद आता है गौवंश और बट वृक्ष या जंगल। कई लोग इस बात पर मजाक उड़ाते हैं। जब बात आती है गौमूत्र की, गौ गोबर की, तो कई लोग मजाक में पूछते हैं भैंस का गोबर नहीं चलेगा क्या? घोड़े का गोबर नहीं चलेगा क्या? मैं समझता हूँ ये उनका मजाक है। मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूँगा
कि हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ स्तंभ हैं जिनको हम कहते हैं धरती माता, गंगा माता, गौ माता और ब्रह्मा जी, यानी बरगद का पेड़, पीपल का पेड़। तो गाय के शरीर में अद्भुत क्षमता है। गाय एक ऐसा पशु है जो ब्रह्मांडी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की अद्भुत क्षमता रखता है। ब्रह्मांडी ऊर्जा सब शब्द है ना, तो ये आध्यात्म का विषय है। इसकी गहराइयों पर मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जान लीजिएगा कि वृक्षों में, वनस्पतियों में अकौड़े का पेड़ और पशुओं में गौ माता, एक अकौड़े का पेड़ और एक गौ माता, इनके शरीर में ऐसी अद्भुत विलक्षण क्षमता है कि कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांडी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इसलिए गाय के गोबर का और गौमूत्र का महत्व है। अकौड़े के पेड़ का भी इसलिए महत्व है। और कहते हैं बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ सूक्ष्म जीवाणुओं के संवर्धन की एक प्रयोगशाला है। यानी इस धरती के जितने भी लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे जिंदा रहते हैं। तो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, गौमूत्र, गोबर, ये जब शब्द आते हैं तो ये भारतीय प्राकृतिक कृषि के अंग हैं। हालांकि जब हम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की बात करते हैं तो इसमें वेद समाहित हैं। वर्षा का पानी हमारे खेत में अधिक से अधिक मात्रा में कैसे रुके, इसके लिए खेत की मेड़ मजबूत बने। जब खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल कट जाए तो धरती का तापमान न बढ़ने पाए, इसके लिए खेत की मेड़ पर पेड़ होने जरूरी है। क्योंकि पेड़ों पर नाना प्रकार के पक्षी विचरण करते हैं तो वो गर्मियों में भी उन्हीं पेड़ों पर बने रहे, इसके लिए आसपास कहीं जलाशय होना जरूरी है ताकि पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। और बैल आधारित कृषि, भारतीय प्राकृतिक कृषि का एक जो सबसे जबरदस्त स्तंभ है वो बैल है। आज की तारीख पर इस पर भी लोग हंसते हैं कि लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, आप बैल की बात करते हो। तो मित्र, ठीक 60 साल पहले का इतिहास खंगाल लीजिए। 60 साल पहले हिंदुस्तान में ट्रैक्टर नहीं थे और 60 साल के पहले का जितना भी परिदृश्य है, पूरा इतिहास, तो हमारे अनेक पीढ़ियां बैलों की दम पर जिंदा रही। गाय बछड़े पैदा करती है, बैल देती है। आज एक ट्रैक्टर अगर किसी को लेना हो तो 8 लाख रुपए का आता है और एक गाय 2 साल में अगर बछड़ा दे देती है तो आप समझिए कि हमको ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। ट्रैक्टर के साथ ये कि डीजल खाएगा, धुआं छोड़ेगा, पर्यावरण को पॉल्यूटेड करेगा। बैल के साथ ये है कि खेत में पैदा हुए फसल अवशेष को खाएगा, गोबर करेगा और खेत की उर्वरता को बढ़ाएगा। तो बैल ये भारतीय प्राकृतिक कृषि का एक जबरदस्त आयाम है। बैल, गौवंश, इसीलिए हम गाय को माँ कहते आए। तो मित्रों, जब हम भारतीय प्राकृतिक कृषि की बात करते हैं तो पहला आयाम है खेत की मेड़ मजबूत होनी चाहिए। खेत की मेड़ पर पेड़ होने चाहिए। खेत के आसपास कहीं ना कहीं जलाशय होना चाहिए। और फसलों की जब बात आती है तो कृषि विज्ञान का एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिससे किसान की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, लेकिन भूमि की उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसी को हम कृषि कहते हैं और इसी को हम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कहते हैं। वर्तमान में कृषि को मैंने व्यवसाय का दर्जा दिया और व्यवसाय के चक्कर में
प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, जबकि कृषि का संबंध प्रकृति के वैभव से है। प्रकृति का वैभव जितना खूबसूरत होगा, कृषि मेरी उतनी ही खूबसूरत होगी, लागत उतनी ही कम लगेगी, पैदावार उतनी ही ज़्यादा होगी, भोजन में स्वाद उतना ही ज़्यादा होगा जितना प्रकृति खूबसूरत होगी। तो मैंने और पीछे कई वीडियो में बात कही है कि मनुष्य की प्रत्येक खुशी का संबंध प्रकृति की व्यवस्था के अधीन ही है। अगर मनुष्य ने प्रकृति की व्यवस्था को समझ करके प्रकृति के वैभव को सजा दिया तो मनुष्य के जीवन में दुखों की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर मनुष्य ने प्रकृति के वैभव को बर्बाद कर दिया तो मनुष्य के जीवन में खुशियों की कोई गुंजाइश नहीं है। नमस्कार।